नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा प्रकृति का आधार है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। चलिए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड। हमारी आज की क्लास है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि सबसे पहले हमारे देश पर कौन सी पुर्तगाली कंपनी ने शासन किया। तो कौन सी कंपनी ने शासन किया, तो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए और नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं अंग्रेज फ्रेंड। तो किस तरह से अंग्रेज हमारे देश में आए और 250-300 से ज़्यादा शासन इन लोगों ने किया, क्या इन्होंने किया, कौन सी रणनीति अपनाई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जितनी भी व्यापारिक कंपनियां भारत में राज्य करने के लिए आई थी फ्रेंड, उसमें सबसे सफल और सबसे प्रभावशाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? अंग्रेज। ये जो ब्रिटिश थे, इन ब्रिटिश लोगों की ऐसी कूटनीति चाल थी, इन लोगों का ऐसा दूरदर्शी प्रभाव था भारतीयों के ऊपर। ये लोग पहले तो होमवर्क करके आए थे। ये लोग देख चुके थे कि पुर्तगाली कंपनियां किस तरह से वहाँ से जाती हैं, किस तरह मार्ग को खोजती हैं और कैसे व्यापार में लाभ कमा रही हैं और वहाँ भारत की राजनीतिक दशा क्या है, ये लोग सबसे पहले ये सब चीज़ें जान चुके थे। हम देखते हैं कि 1498 में पुर्तगाली आते हैं, फिर 1602 में डच आते हैं। अब भारत जो अंग्रेज आते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि क्या जिस टाइम पे पुर्तगाली और डच थे, क्या तब भी हमारे यहाँ कोई अंग्रेज नहीं आया था? तो आया था, बिल्कुल आया था। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन मिडल्टन हाल। ये जॉन मिडल्टन हाल जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वगैरह नहीं हुई है, अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने नहीं आए हैं, उससे पहले ही ये आ चुका है 1599 ईस्वी में। लेकिन उससे भी 10 साल पहले इसने एक स्पेनिश जहाजी बेड़े को हराया था, उससे यानी 1588 ईस्वी में, और 1599 में यहाँ पर आता है, स्थल मार्ग से आता है। अंग्रेज सब कुछ पहले से ही जान चुके थे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में राजाओं के बीच कैसा स्थिति चल रहा है, कैसी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दशा है यहाँ की, ये सब अंग्रेज जान चुके थे। और जिस वक्त ये अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, तो पुर्तगाली जो नियंत्रण था वो लगभग समाप्त था और कहीं कहीं पर पुर्तगालियों का व्यापारिक कोठियाँ थी, तो उसको हराकर अंग्रेज वहाँ पर अपनी कोठियों को स्थापित कर लेते हैं, यानी अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। तो हम देखते हैं 1599 में क्या होता है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो आगे आने वाले चार्टर में जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा सा नाम था, बाद में इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या होता है कि इंग्लैंड की महारानी एक शाही फरमान जारी करती हैं। कौन सा शाही फरमान? कि 15 वर्षों तक पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार मिलेगा। किसको? ब्रिटिश लोगों को। मतलब क्या होता था, ये लोग अपने अपने कंपनियों से जहाँ पर रहते थे वहाँ से अनुमति लेके आते थे कि हम पूर्वी देशों में व्यापार करने जा रहे हैं, वहाँ पे व्यापार आप कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, किलेबंदी कर सकते हैं, और वहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसका जो नेतृत्व होता था वो कोई और कर रहा होता है। तो इंग्लैंड में कौन करता है? तो ब्रिटिश की महारानी कर रही होती हैं। 15 वर्षों तक इन लोगों को पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार मिला। उसके बाद 1609 में ही क्या होता है कि 1509 भी 15 वर्ष कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों को अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। पूर्वी देश जैसे भारत हो गए, ईस्ट इंडीज ये आप जान रहे हैं, मसालों का द्वीप जो कि इंडोनेशिया को कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसालों का व्यापार किया इन लोगों ने। और इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये जो लोग आ रहे हैं, जो कंपनी आ रही है यहाँ पर पूर्वी देश से व्यापार करने, इसको भी कोई नियंत्रण करने के लिए एक निदेशक मंडल बनता है कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग अच्छे से काम करेंगे तभी कंपनी मुनाफा कमा कर दे पाएगी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना फ्रेंड, उसमें उसकी जो संख्या थी वो 26 थी। एक निदेशक था और एक उपनिदेशक। निदेशक जो था वो सबको कंट्रोल में करता था और जो उपनिदेशक था वो उसकी हेल्प करता था, और जो 24 और सदस्य थे आपस में विचार विमर्श करते थे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में और मुनाफा कमाए और वो कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं काम कर रही है, कहाँ पे युद्ध कर रही है, कहाँ पे संधि कर रही है, और कहाँ पे हमारी छवि अच्छी हो रही है, किन राजाओं का हमें साथ मिल सकता है, कौन से राजा लालची हैं या फिर क्या है, ये सब इनकी जो रणनीति थी। और ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चार्टर के अनुसार काम करती थी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। सबसे पहले इन लोगों की जो कोठी बनी, मतलब व्यापारिक फैक्ट्री जो बनी, वो सूरत में बनी, लेकिन ये अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल नहीं थी, क्योंकि जो सूरत जहांगीर जो था वो सूरत में फैक्ट्री की अनुमति दे देता है, लेकिन पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाली इतना ज़्यादा प्रभाव उस पर करते हैं, जहांगीर पर इतना दबाव बनाते हैं कि जहांगीर फिर अपनी अनुमति को वापस ले लेता है। इसीलिए जो इनकी फैक्ट्री रहती है वो ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल रहती है। जो सबसे पहली आधिकारिक फैक्ट्री इनकी स्थापित होगी वो मसूलीपट्टनम में होगी, आगे बताऊँगी।
हाँ, नेक्स्ट क्या होता है देखिए, कैप्टन हॉकिंस जो था वो आता है जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। और किस जहाज़ से आया, तो उस जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। इस जहाज़ का नाम भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये फारसी का ज्ञाता था, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था ये। और जहांगीर ने पहले तो ये यहाँ से खुश होकर गया ही नहीं था, ये यहाँ से निराश होकर कैप्टन हॉकिंस जाता है। और जहांगीर इसे 400 मनसब देता है, जागीर देता है, खान की उपाधि भी देती है। जागीर एक स्थान की उसको जागीर देता है। और 1611 ईस्वी में क्या होता है कि मसूलीपट्टनम में पहली आधिकारिक फैक्ट्री जो अंग्रेजों की थी वो स्थापित हो जाती है। और फिर 1609 में जो फैक्ट्री सूरत में अस्थाई थी, उसको ये लोग 1613 में अस्थाई कर लेते हैं। मिडल्टन जो था, एक व्यक्ति था, वो मिडल्टन नहीं जो पहली बार आया था, वो एक व्यक्ति, उसने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, तो जहांगीर खुश हो गया उससे। उस अंग्रेज जो मिडल्टन एक व्यक्ति था, उसने पुर्तगालियों को जब पराजित कर दिया, क्योंकि पुर्तगालियों के ही दबाव में आकर जहांगीर ने अपने आदेश को वापस लिया था कि मैं आपको सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जब पुर्तगाली को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, तब जहांगीर ने खुश होकर उन्हें सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दी। और 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी जो कोठी थी वो बनाई। क्वेश्चन पूछता है कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कौन सी थी, तो सूरत में थी। पहली आधिकारिक फैक्ट्री कौन सी थी, तो मसूलीपट्टनम में थी। पूर्व की सबसे पहली फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में थी। और पहली पश्चिमी फैक्ट्री तो सूरत यानी गुजरात में थी। नेक्स्ट देखिए सर टॉमस रो के बारे में। टॉमस रो में एक दो क्वेश्चन पूछता है कि टॉमस रो को यहाँ पर भेजा किसने था, तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। 3 वर्ष तक ये भी जहांगीर के दरबार में रहा और 1619 में वापस चला गया था। कुछ फैक्ट्रियों को भी खोलने की इसने परमिशन ली थी जहांगीर से। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, कैप्टन हॉकिंस जो था और ये सर टॉमस रो, ये लोग यहाँ पर आते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और एक अपने मन में ये सोच के आते हैं कि हम जाएंगे तो एक ना एक फैक्ट्री कहीं ना कहीं पे हम अपनी मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रभाव छोड़ देंगे कि हमारे आने से उसको मतलब फ़ायदा हो हमारी कंपनी को। लेकिन कैप्टन हॉकिंस के समय में तो कुछ होता है, बट सर टॉमस रो में कुछ ऐसा मतलब हमें देखने को नहीं मिलता है। अंग्रेज़ों की जो कोठियाँ थी वो सूरत में थी, भड़ौच में थी, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, मसूलीपट्टनम, यहाँ सब इनकी जो कोठियाँ थी स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर था वो सूरत में था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कि 1639 और 40 में क्या होता है, ये लोग मद्रास पर भी अपने व्यापार का अधिकार पा लेते हैं। मद्रास में उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासन रहता है। अंग्रेजों को 1639 और 40 में व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। मद्रास को जो है चंद्रगिरी यानी विजयनगर साम्राज्य का जो प्रतिनिधि रहता है वो मद्रास को चंद्रगिरी से ये लोग ले लेते हैं, किस लिए, व्यापार के लिए। 1640 में क्या होता है, ये लोग मद्रास की किलेबंदी करते हैं और किलेबंदी करने के बाद उसे एक अंग्रेजी नाम देते हैं जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो था मद्रास ही था, मद्रास का किला था, लेकिन इसको अंग्रेज जब इसकी किलेबंदी करते हैं तो इसका नाम चेंज करके फोर्ट सेंट जॉर्ज रखते हैं। 1651 में क्या होता है, हुगली में ब्रिजमैन एक अंग्रेज है, अंग्रेज अधिकारी, वो हुगली में ब्रिजमैन ने कब्जा कर लिया। फिर 1661 में क्या होता है, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय फिर एक आज्ञा पत्र भेजते हैं। समय समय पर ब्रिटिश अधिकारी जो रहते हैं वो एक एक चार्टर भेजते रहते हैं कि इस अनुसार आप काम कीजिए। चार्टर मीन्स एक आज्ञा पत्र समझिए, उस आज्ञा पत्र के हिसाब से अंग्रेजी कंपनियां काम करती थी। और जो चार्टर 1833 का था उसी में इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश में कहीं भी संधि, युद्ध, किलेबंदी करने का अधिकार था। आप देखते हैं कि सबसे पहले 15 वर्षों का अधिकार ब्रिटेन की महारानी ने दिया और उसके 9 ही साल बाद उन्होंने अनिश्चित काल के लिए कह दिया कि आप लोग जाइए पूर्वी देशों से व्यापार कीजिए। और उसके बाद क्या होता है कि 1661 में फिर एक चार्टर आता है, उसमें कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश में कहीं भी संधि, युद्ध और किलेबंदी करने का अधिकार था। नेक्स्ट है कि 1661 ईस्वी में एक घटना और घटित होती है। वो घटना क्या थी कि प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, ये जो अंग्रेज रहता है, इसकी शादी हो जाती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव यही पड़ता है कि बम्बई इसको दहेज में मिल जाता है, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को। अब ये करता क्या है, जब इसको बम्बई दहेज में मिल जाता है तो 10 पाउंड वार्षिक में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे देता है। ये जो जेम्स द्वितीय रहता है, ये पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी करता है, तो पुर्तगाली इसको बम्बई दहेज में देते हैं और ये उसी बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है। मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है, 10 पाउंड वार्षिक, मतलब क्या, इतना व्यापार ये लोग पूरा बम्बई पे कितना व्यापार करके कितना लाभ कमाएंगे। और इसी बम्बई को
1869 से 74 के बीच में गैरोल्ड लैंगियार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गैरोल्ड लैंगियार एक व्यक्ति था, इसने इसी बम्बई को आधुनिक नाम दिया। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक बम्बई किसने बसाया था, तो गैरोल्ड अंगियार, गैरोल्ड अंगियार, ठीक है। उसके बाद है सभी क्षेत्रों का जो हेडक्वार्टर था वो सूरत से हटाकर फिर बम्बई कर दिया गया। जब बम्बई मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और बम्बई आधुनिक बम्बई हो जाती है, तो उसके बाद सारा हेडक्वार्टर जो सूरत में था, भड़ौच था, आगरा था, इस सब का जो भी हेडक्वार्टर सूरत था वो सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया जाता है। ये घटना घटित होती है 1687 ईस्वी में। और इनसे भारतीय राजाओं को भी लाभ होता था, क्योंकि जब भारतीय राजा एक दूसरे से लड़ते थे तो अगर अंग्रेज किसी का साथ दे देते थे तो वो जीत भी जाता था, तो भारतीय राजाओं को भी लाभ होता था। 1690 में एक घटना घटित होती है कि बंगाल का नवाब इब्राहिम खां जो था वो अंग्रेजों को आमंत्रित करता है, अंग्रेजों को आमंत्रित करता है। जॉब चार्नाक ने बंगाल के एक गाँव सूता नदी में कोठी बनाई है। सूतामती जो है वो एक जगह का नाम है, आगे आप पढ़ेंगे कि इसी सबको मिला के कलकत्ता बनेगा। 1696 ईस्वी में क्या होता है कि इसी का विरोध एक जमींदार करता है और उसका नाम था शोभा सिंह, वो इसका विरोध करता है। फिर 1698 में यानी नेक्स्ट 2 साल के बाद 2 साल तक ये सब विरोध वगैरह ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, छोटे छोटे लोग विरोध करते हैं, बट एट लास्ट होता क्या है, अंग्रेज इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि सारे विरोधों को दबा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है 1698 में इसका रिजल्ट ये निकलता है कि 1200 रुपया खर्च करके कंपनी जमींदार की जगह स्वयं राजस्व वसूलने लगती है। मतलब जमींदार का काम ही खत्म, उसका काम रहता क्या था, राजस्व कर वसूलता था वो, और कंपनी जो था वो उसका काम ही खत्म कर दी। और सूता नदी और गोविंदपुर नगर, कालीकाता, ये 3 जगहों को मिलाकर ब्रिटिश कर वसूलते थे और बाद में इसी तीनों को मिलाकर ये कलकत्ता नगर की स्थापना करेंगे। इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनता है। 1697 ईस्वी में सूता नदी की किलेबंदी होती है और उसी सूता नदी को फोर्ट विलियम नाम दिया जाता है। देखिए ये लोग किलेबंदी करके उसे ब्रिटिश नाम दे रहे हैं, जैसे इन्होंने मद्रास के किले की किलेबंदी की और उसके बाद उसको इन्होंने नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि है वो अपना मद्रास का ही किला, लेकिन इन लोगों का क्या है कि जिस जिस क्षेत्र को विजित कर रहे हैं उसे अंग्रेजी नाम देते जा रहे हैं। उसी तरह से जब ये सूतामती की किलेबंदी करते हैं तो उसके बाद उसको नाम देते हैं फोर्ट विलियम, बाद में यही इनके हाथ से चला भी जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था। फोर्ट विलियम यानी हमारा वही सूतामती, उसका पहला जो प्रेसिडेंट था वो चार्ल्स आयर था। ये क्वेश्चन पूछा है किसी एग्जाम में कि फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन रहता है, तो चार्ल्स आयर रहता है। अब ये 2-3 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछते हैं कि कलकत्ता का शहर किसने बसाया था, तो इसका आंसर है जॉब चार्नॉक। आधुनिक बम्बई किसने बसाया, गैरोल्ड अंगियार। जो बम्बई था ये भी पूछता है कि बम्बई किसको कब दहेज में मिला, तो जेम्स प्रथम को मिलता है दहेज में। कब मिलता है, जब वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी करते हैं। प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को मिलता है, ठीक है। अंग्रेज में तो नाम ही ऐसा है द्वितीय फर्स्ट की, मतलब खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। मद्रास को किसने बसाया था, तो फ्रांसिस डे ने बसाया था। क्वेश्चन है कि मद्रास को किसने बसाया, तो फ्रांसिस डे ने बसाया। 1694 ईस्वी में क्या होता है कि भारत से व्यापार की अनुमति एक अन्य कंपनी को भी मिल जाती है। मतलब अब अंग्रेज के काम में हस्तक्षेप करने एक कंपनी और आ रही है, लेकिन क्या होगा कि वो कंपनी इतनी स्ट्रांग रहती नहीं है। उस कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, और ये औरंगजेब से अनुमति मांगती है लेकिन असफल रहते हैं और बाद में 22 जुलाई 1702 में अंग्रेजों के साथ ही मर्ज हो जाते हैं, अंग्रेजों के साथ ही मिलकर काम करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ये दोनों कंपनी मिला के एक यही नाम होता है। 1833 के